चलो। लास्ट क्लास में जो लास्ट पॉइंट पे डिस्कस किया था हमने, वो था हमारा रीशेप। तो रीशेप का पर्पस होता है, कोई भी एरे अगर आपके पास है तो उसका जो भी शेप है उन्हीं एलिमेंट्स को एक नए शेप में आप ला सकते हैं। ये हमारा रीशेप का काम होता है। रीशेप के अंदर आपको कोई एक डायमेंशन अगर ना बतानी हो तो उसे -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। दूसरे के अकॉर्डिंग वो रीशेप की कैलकुलेशन कर लेता है। लेकिन जो रीशेप होने के बाद नया एरे बनेगा, उसमें जो एलिमेंट्स होने चाहिए नहीं, उसका जो साइज होना चाहिए और जो पहले एरे था ओरिजिनल साइज, दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि रीशेप में हमारे पास ऑर्डर होते हैं, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। जब रीशेप होता है तो हमारे पास एक जो नया एरे बनकर आता है वो व्यू भी आ सकता है और वो एक कॉपी भी आ सकती है। अगर व्यू आएगा तो सेम एलिमेंट की मेमोरी शेयर हो रही है, और अगर कॉपी आएगी तो अलग मेमोरी में भी एलिमेंट्स हमारे आए हुए हैं। अब कुछ ऐसा ही काम करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है हमारा, जिसका नाम है रीसाइज। तो लेट अस सपोज कोई एक एरे बना लेते हैं पहले रैंडमली। तो मान लीजिए मेरे सिस्टम में रैंडमली मैंने एक 2D एरे इस तरह से बना लिया। अब रीशेप ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अब इसी काम को करने के लिए नंपाई के अंदर एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है रीसाइज। रीसाइज फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट अपना एरे, सेकंड आर्गुमेंट में आप नया शेप पास करेंगे। मान लो 3x4 है तो 4x3 आप दे सकते हैं। इसके अंदर ऑर्डर आप नहीं दे सकते। बाय डिफॉल्ट ये रो मेजर ऑर्डर ही यूज करेगा। आप इसमें बता भी नहीं सकते कि कॉलम मेजर करो या रो मेजर करो। ठीक है। तो हमेशा रो मेजर ऑर्डर पे काम करेगा। और दूसरा, ये हमेशा आपको एक नई कॉपी बना कर देगा, ये आपको व्यू लाकर नहीं देता है। ठीक है। तो अब जो नया एरे बना, आप उसे किसी बैनर में रखकर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रिक्ट अप्लाई करना चाहते हैं रूल कि भाई जब मैंने एरे को रिसाइज कर दिया है तो एकदम नया ही बनना चाहिए, उसके एलिमेंट अलग होने चाहिए, ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स अपने अलग होने चाहिए, तो रिसाइज इस बात को कंफर्म करेगा कि हाँ, मेरा जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक कॉपी बनकर आएगा, व्यू बनकर कभी नहीं आएगा। रिसाइज के अंदर आप कोई भी अननोन डायमेंशन नहीं दे सकते। आपको दोनों डायमेंशन खुद ही बतानी पड़ेंगी। जैसे वहां पर हम क्या करते थे, एक बता दी और दूसरे को -1 कर देते थे, तो ऑटो कैलकुलेट हो जाती थी दूसरी डायमेंशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड टोटल साइज। यहां पर शायद ये ना चले। नॉन नेगेटिव जो भी शेप आप दे रहे हो, नहीं, वो अननोन नहीं हो सकती।
तो रिसाइज के अंदर आपको खुद ही बताना पड़ेगा। अब रिसाइज का जो अगला पॉइंट है, जिसकी वजह से इसका नाम रिसाइज रखा गया है, वो ये कि आप एरे का साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ओवरऑल 12 एलिमेंट है आपके पास। यहां पर आप चाहो तो 15 का बना लो, 9 का बना लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, वो सब करना भी पॉसिबल है। शायद यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से इसका नाम रीसाइज रखा गया है, कि आप एरे का साइज बदल कर ला सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर साइज तो एरे का बदलता नहीं है, तो ये आपको एक नई कॉपी बना कर दे रहा है ना। ओरिजिनल एरे जैसा था वैसे ही रहेगा, उसका कोई साइज चेंज नहीं होगा। एक नई कॉपी बन रही है, उसका साइज आपका चेंज हो रहा है। लाइक ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है, उस पर लोअर अपर मेथड कॉल करते हैं तो हमेशा नई स्ट्रिंग बन जाती है। तो वो वाला पॉइंट यहाँ पर होगा। तो np डॉट रीसाइज, एरे को रिसाइज कर दो, और मान लो मैंने इससे कहा 3 क्रॉस 3 में कर दो, तो रो मेजर ऑर्डर के हिसाब से हमारे स्टार्टिंग के 9 एलिमेंट्स आएंगे, आगे वाले इग्नोर कर दिए जाएंगे। ये चीज रीशेप में पॉसिबल नहीं होती है। और जब आप साइज बढ़ाओगे, मान लो आप 3 क्रॉस 4 की जगह 3 क्रॉस 5 करना चाहते हो, टोटल एरे के अंदर एलिमेंट थे 12, अब इस वाले साइज के अकॉर्डिंग 15 हो जाएंगे। तो फिर नए एलिमेंट कहाँ से आएंगे? तो ये रिपीट करना शुरू कर देगा, रो मेजर ऑर्डर को एक बार रीड करेगा, और जब एरे हमारा पूरा रीड हो जाएगा तो फिर से दोबारा हमारा रीड करना शुरू करेगा रो मेजर स्टाइल को। तो अब 12 एलिमेंट तक तो सही है। अब ये उसके बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं ये फिर से उसने रीड करने शुरू कर दिए हमारे। तो इस तरह से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि रीशेप और रीसाइज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस, जैसा नाम उस पे बताओ। रीशेप में आप सिर्फ शेप बदल सकते हैं, साइज नहीं। रीसाइज में आप शेप भी बदल सकते हैं और साइज भी बदल सकते हैं। कम करेंगे, रो मेजर स्टाइल में स्टार्टिंग का एलिमेंट रीड कर लेगा। ज्यादा करेंगे तो रिपीट करना शुरू कर देगा रो मेजर स्टाइल को फॉलो करते हुए। बाकी और डिफरेंसेस मैंने जो बताई। रीसाइज, रीसाइज फंक्शन का काम है जो रीशेप करे एज वेल एज एरे को रीसाइज भी करे, दोनों काम करता है। हमेशा रो मेजर ऑर्डर पे काम करेगा, इसमें आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते। जैसे रीशेप के अंदर ऑर्डर इक्वल टू हम सी और एफ लिख सकते थे, यहां पर नहीं लिखते। इसमें कोई भी डायमेंशन नेगेटिव रीशेप करते समय नहीं बता सकते। हमेशा आपको दोनों डायमेंशन खुद बतानी पड़ेंगी। हमेशा ये कॉपी टर्न करेगा, कभी भी ये व्यू वापस नहीं करता है। जबकि रीशेप हमें व्यू भी देता था और हमें वो कॉपी भी दे रहा था। जो हमने देखा था एक्सपीरियंस वो ये था कि रो मेजर पे वो हमारा एक कॉपी दे रहा था और उसके अंदर व्यू दे रहा था। तो वो कभी भी कुछ दे सकता है, कोई एक फिक्स पहले से उसका रूल नहीं है, बट इसका रूल है कि हमेशा नई कॉपी देगा। ठीक है। अगर नया साइज पहले वाले साइज से ज्यादा है तो एलिमेंट रिपीट होंगे। ठीक है। और अगर साइज कम है तो फिर स्टार्टिंग के एलिमेंट रो मेजर के अकॉर्डिंग रीड होंगे, बाकी इग्नोर कर दिए जाएंगे। अब अगर इनके डिफरेंस को अगर हम देखें, तो पहला डिफरेंस हमारा रीशेप और रीसाइज में वो यही है कि रीशेप क्या करता है, सिर्फ शेप चेंज करता है, नॉट साइज। रीसाइज क्या कर रहा है, बोथ, शेप भी चेंज कर सकते हो और साइज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। रीशेप में आप रो और कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों यूज कर सकते हो। इसमें सिर्फ रो मेजर ऑर्डर चलेगा, इसमें ऑर्डर नाम का कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। यहां से जो रिटर्न होकर आ रहा है, इट कैन बी ए व्यू और कॉपी, कुछ भी हो सकता है। हमेशा आपका जो वापस आया एरे वो एक कॉपी वाला हमारा होगा। एक डायमेंशन नेगेटिव हो सकती है,
इसमें कोई भी डायमेंशन नेगेटिव आपकी नहीं होती। तो इस तरह से रीशेप और रीसाइज में ये आपका डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है। ये तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? नहीं, रैंडम नहीं आएंगी। ओरिजिनल मैट्रिक्स के रिपीट हो रही होंगी। ओरिजिनल मैट्रिक्स से चेक करो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा आइडिया लेते हैं। फिलहाल हमारे काम में ज्यादा नहीं आएगा। काम में आएगा जब आपको एआई का कॉन्सेप्ट या मशीन लर्निंग के अंदर इमेज पे काम करना सिखाया जाएगा। बट एक आइडिया ले लेते हैं कि जो आप रीशेप कर रहे हो, अभी हमने जो एक्सपीरियंस लिया है वो ये कि आपके पास 2D था और 2D को 2D में ही आप रख रहे थे, सिर्फ शेप आप चेंज कर दे रहे थे। ऐसा नहीं है, आप 3D में भी कर सकते हो, 4D में भी कर सकते हो। आप 2D को 3D में ला सकते हो, 4D को 2D में ला सकते हो। तो रीशेप आपकी डायमेंशन भी चेंज कर सकता है ना। यानी कि 2D से 2D में ही आएंगे ऐसा नहीं है, आप 2D से 3D में भी जा सकते हो। आप, चलो करके दिखाते हैं, 3D वाला करके दिखाते हैं। तो अब मान लीजिए मेरे पास ए नाम का एरे है, जो मेरे पास अपना है। आपके पास रैंडमली क्या बना होगा वो आप जानते होंगे। तो अब मान लो मैं इसका 3D बनाना चाहता हूं, 3D एरे। तो 3D एरे का डेफिनेशन ये है, 3D एरे एक ऐसा एरे होता है जिसके अंदर हर एलिमेंट कौन होगा? 2D एरे। हर एलिमेंट 2D एरे होगा। अगर हर एलिमेंट 2D एरे होगा तो 2D एरे नंपाई के अंदर हमेशा क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो इसका कोई रो कॉलम होगा, इसका भी कोई रो कॉलम होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहां पर np डॉट रीशेप। तो रीशेप पे रीसाइज दोनों ही काम करेंगे। मैं रीशेप पे सिखा रहा हूं। ये आ गया आपका एरे। अब यहां पर आपको अगर 3D बनाना है तो 3 डायमेंशन देनी होंगी। सर तीसरी डायमेंशन क्या कहें? एक रो होती है, एक कॉलम होता है, वो तो समझ में आ गया। अब तीसरी डायमेंशन क्या होगी? तो हमने यहाँ पर जब 3D एरे बनाते हैं तो पहली डायमेंशन होती है साइज ऑफ 3D एरे। तो अभी मैं इसको सही लिखूंगा, साइज ऑफ 3D एरे। उसके बाद सेकंड डायमेंशन होती है रोज, थर्ड डायमेंशन होती है कॉलम्स। क्या मतलब इसका? हमने कहा चलो आपके पास टोटल एलिमेंट है 12। अब अगर मैं इस 12 को ऐसे लिख दूं, 3, या चलो 2 से करते हैं, 2, 3, 2। अगर मैं रीशेप में यहाँ पे 3 लिख दूं या यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ 3 लिख दूं और यहाँ 2 लिख दूं, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? पहली वाली डायमेंशन 3D एरे में जो होती है वो हमें ये बताती है कि जो एरे है, 3D एरे, इसका अपना साइज क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकली दिखाऊं तो क्या साइज है 3D एरे का? 2। यानी कि 3D एरे के अंदर दो ही एलिमेंट है, एक जीरो इंडेक्स पर है और एक फर्स्ट इंडेक्स पर है। अब हम जानते हैं कि 3D के अंदर हर एलिमेंट एक 2D एरे होगा। अब अगर ये 2D एरे होगा तो नंपाई 2D एरे तो मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है। तो इस 2D एरे में कुछ रोज एंड कॉलम्स होंगे। तो वो जो रोज कॉलम्स होंगे वो ये होंगे। यानी कि यहाँ पे 3x2 की एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ऐसे करके। और सेम साइज की दूसरे वाले के भी होगी, 3x2। तो जितने भी हमारे 2D एरे हैं
सबके अंदर रो कॉलम की संख्या कितनी होगी, हमारा सेम रहेगी। तो अब अगर मैं इसको करके दिखाऊं इसी तरह से, तो यहाँ पे कर दिया मान लो मैंने 2, यहाँ कर दिया 3, यहाँ कर दिया 2। अब इसको समझते हैं। ये हो गया 3D एरे। इस 3D एरे के अंदर हमारा एक मैट्रिक्स है, ये है, जो 3x2 की है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है जो अगेन 3x2 की है। अब मैं इसको चेंज करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। तो अब देखते हैं, 3D एरे का साइज 3 हो गया, और वो तीनों के तीनों 2x2 2x2 की मैट्रिसेस होंगी। तो इस तरह से हम 3D पर भी काम अपना कर सकते हैं। जनरली इमेजेस वगैरह पे काम करने के लिए 3D एरे का इस्तेमाल किया जाता है, बट इन जनरल एज ए एनालिस्ट आपको 3D एरे में कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2D तक आपका सारा काम आपका हो जाता है। तो ऐसे हम 4D 5D 6D पे भी जा सकते हैं। तो एक 4D का और बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने आप इमेजिन करना कि ND कैसे हो सकता होगा, है ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे मैं फिर से रीशेप करता हूँ, और एक काम करते हैं, थोड़ा सा एलिमेंट की संख्या बढ़ा लेंगे। मैंने कर दिया मान लो फिर से 3 यहाँ पर। तो अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी मैं रन कराऊंगा तो एरर आएगी, क्योंकि इन सब का गुणा इस एरे का साइज नहीं आएगा। बट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितने हो गए अभी ये, 6 6 दूनी 12, 36 एलिमेंट हो गए। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले एक एरे बना लेता हूँ, ताकि इस पॉइंट को थोड़ा समझा पाऊँ आपको। ये लो। तो और भी ऑप्शन होंगे मेरे पास करने के, पर पहले समझेंगे एक बार। तो जो सबसे पहला डायमेंशन होगा वो हमारा 4D एरे का साइज होगा। अब इसका मतलब बनाते हुए चलते हैं। मेरे पास एक 4D एरे बन रहा है। 4D एरे भी एक एरे ही है, लेकिन अभी बताओ इस 4D एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। और हर एलिमेंट कौन है, एक 3D एरे है। अब इस 3D एरे को इमेजिन करेंगे। ये एक 3D एरे है, यहाँ पर एक 3D एरे है, यहाँ पर एक 3D एरे है। अब ये 3D एरे है तो इनका भी तो कुछ साइज होगा। सेकंड वाला आर्गुमेंट है यही, 3D का साइज कितना है, 2 2। तो इस तरह से ये 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब 3D एरे के अंदर हम जानते हैं हर एलिमेंट कौन होता है, 2D। अब अगर ये 2D है तो उसके अंदर मैट्रिसेस मिलेंगे हमारे लिए। अब वो क्या है, हमारा रो कॉलम ये रहे, 2 3, यानी कि 2 रोज 3 कॉलम। ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही आएगा, सेम मैनर में इसके अंदर भी ऐसे ही आएगा, और इसके अंदर भी ऐसे ही आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से 4D एरे को इमेजिन किया जा सकता है। तो जितने डायमेंशन का एरे है, पहली वैल्यू उस डायमेंशन के एरे का साइज, सेकंड वैल्यू उससे -1 वाले एरे का साइज, ऐसे करते चलो, लास्ट की 2 वैल्यूज हमारा रो कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 4D एरे पर जा सकते हैं। 4D एरे का एक एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वीडियोस होती हैं। वीडियोस को अगर हम पाइथन के प्रोग्राम में लेकर आए, तो वो हमारा 4D एरे में रिप्रेजेंट जनरली होता है। कलर्ड इमेजेस 3D एरे में आती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस 2D एरे में आती हैं हमारे। ठीक है,
चलो, तो इस तरह से हम रीशेप और रीसाइज को किसी भी डायमेंशन के एरे को किसी भी डायमेंशन में एरे में ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब वापस आते हैं। ये मेरे पास टोटल एरे के अंदर एलिमेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि सर मेरे पास किसी भी डायमेंशन का एरे है, चाहे 2D है, चाहे 3D है, चाहे 4D है, चाहे ND है, उसको मैं 1D में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 1D एरे में? कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फ्लैटन। फ्लैटन फंक्शन क्या करता है? किसी भी एरे को हमारा 1D एरे में कन्वर्ट करने वाला काम करता है। लेकिन यहां पर अब जब आप फ्लैटन चलाओगे, चला कर देखो एक बार, चल रहा है क्या? np डॉट फ्लैटन और उसमें एरे पास करो और बताओ चल रहा है? चला किसी का? देखो, np डॉट फ्लैटन, FLATTEN। टैब दबाओगे आएगी नहीं, आ ही नहीं रहा होगा हिंट में। चलो, अगर मैं इस पैटर्न पे अब तक जो लिखता आ रहा था उसी पैटर्न में लिखूंगा तो आपको एरर मिलेगी। अब यहां से आपको एक नया टर्म सुनने को मिलेगा। नया नमपाई के कॉन्टेक्स्ट में है, ना कि पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में। पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को आप जानते हैं अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं शुरू से। तो एक टर्म है नमपाई फंक्शन, दूसरा टर्म है हमारा नमपाई एनडी एरे मेथड, और एक हमारा नमपाई एनडी एरे एट्रीब्यूट्स, है ना? तो इन टर्म्स को एक बार पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कोड लिखना इज नॉट ए बिग डील। कोड तो अब चैट जीपीटी भी लिख लेता है और हमें बस कॉपी पेस्ट करना होता है ना? बट कोड को समझना, ये थोड़ा सा अभी भी रह गया है इंसानों के पास ही। ठीक है। क्या टर्म बोला जाए? तो नंपाई से रिलेटेड जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उन सारे ऑपरेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चार टर्म्स हैं जो लिखी देखेंगे या कोई बोलेगा तो आप सुनेंगे। एक है नंपाई फंक्शंस। तो नंपाई फंक्शंस को देखकर पहचानने का तरीका है, सुनकर आप नहीं पहचान सकते, देखकर पहचान सकते हो कि अच्छा ये नंपाई फंक्शन है। वो नंपाई का नाम, जो लाइब्रेरी का नाम आप एनपी रखते हैं, वो डॉट, जो भी फंक्शन होगा उसके आगे ऐसे करके कॉल करेंगे, तो इसके आगे कॉलिंग सिंबल होगा। ठीक है, ये नंपाई का फंक्शन है। आर्गुमेंट की जरूरत होगी तो आप दे रहे होगे, नहीं तो नहीं दोगे। नंपाई एट्रीब्यूट वो होता है जिसके आगे एनपी डॉट और एट्रीब्यूट का नाम आता है, लेकिन कॉलिंग सिंबल नहीं आता, सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम आएगा। लाइक ए वेरिएबल, जैसे कोई वेरिएबल होता है ना? अभी मैं सबको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली समझ में आएगा। एनडी एरे मेथड का मतलब है जो आपने एनडी एरे बनाया है, ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से, जिस नाम से ही बनाया है ना, उस एरे के ऊपर डॉट लगा के आप जब कुछ कॉल करते हो, दैट इज नोन एज मेथड। और देयर में भी चांस कि आप उसमें आर्गुमेंट पास कर रहे होगे। उसके बाद एनडी एरे डॉट एट्रीब्यूट। अब इन चारों को कोड में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला वाला तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना? np डॉट, आपने इतने सारे फंक्शन कॉल करे, np डॉट जीरोस, np डॉट वंस,
np डॉट, बहुत सारे फंक्शन आप चलाते हो, रीशेप, जो ये आप चला रहे हो ये सभी वाले, जैसे रीशेप वाला आपने मान लो चला लिया, तो आप जैसे रीशेप करना चाहते हो अपने हिसाब से इसको रीशेप अपना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज एट्रीब्यूट। np डॉट, इसके अगर कॉलिंग सिंबल नहीं है, और numpy लाइब्रेरी के नाम पर डॉट लगाकर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज नोन एज numpy एट्रीब्यूट। किसी भी एट्रीब्यूट में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एक मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और उस इंफॉर्मेशन को आप रीड करके कुछ समझ सकते हैं डेटा के बारे में या उस लाइब्रेरी के बारे में। तो वर्जन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, कहने को वर्जन कहते हैं, लिखेंगे तो डबल अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर, इस नाम से एक एट्रीब्यूट होता है numpy लाइब्रेरी के अंदर। फंक्शन नहीं है, कॉल नहीं करना है। ये एट्रीब्यूट क्या इंफॉर्मेशन देता है कि आपके लैपटॉप में numpy का कौन सा वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है। तो इस तरह से np डॉट करके और भी हमारे एट्रीब्यूट होंगे, उनमें चार छह मैं यूज करके दिखा भी चुका हूं। एग्जैक्टली exactly. अगर आपसे कहा जाए कि हम अपना खुद का numpy अगर बनाएं, तो उसमें ये चीज कैसे लिख पाएंगे। तो मैं आपको पूरा एक इंट्यूशन देता हूं। ये चारों चीजें अगर हमें बनाने को कह दिया जाए कि आप बनाओ ये चारों चीजें, तो कैसे बनाई जाएंगी उसको देखते हैं। तो उसके लिए जिसको पाइथन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज तो शिफ्ट एंटर करो आउटपुट आ ही जाता है। अब इमेजिन करो numpy डॉट py नाम से एक प्रोग्राम होगा, जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं डॉट py एक्सटेंशन से, ऐसे numpy डॉट py नाम से एक ये है। अब इसके अंदर एक ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल है और इसकी कोई वैल्यू होगी, तो ये हमारे इसके क्या है, ये एट्रीब्यूट होगा इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, मैंने कोई एक लिखकर आपको डमी समझाया बस, और यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है। इस तरह से और भी फंक्शन होंगे numpy डॉट py नाम की फाइल में। इसके अंदर एक क्लास होगी और उस क्लास का नाम होगा एंटी एरे। इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एट्रीब्यूट होंगे डी टाइप। इसी तरह से एक एट्रीब्यूट होगा इसके अंदर हमारा एंडिम, कुछ और लिखा होगा। अब इसी तरह से इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फ्लैटन, ऐसे करके। अब इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो जब मैं इसको इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट numpy, तो बिहाइंड द सीन numpy नाम से कोई पाइथन प्रोग्राम है। अब जब मैं लिखता हूं np डॉट दिस, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, उस प्रोग्राम का जो ग्लोबल वेरिएबल होंगे उनको हम एट्रीब्यूट कह रहे हैं, उनको हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। जब मैं बोलूंगा np डॉट रीशेप, तो उस प्रोग्राम का जो फंक्शन है ये मैं कॉल कर रहा हूं। और जब मैं लिखूंगा यहां पर इस तरह से a डॉट एंडिम, तो मैं अब np डॉट एंडिम नहीं कर रहा हूं। ए कौन है, ए एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एनडी एरे क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम कोई एरे क्रिएट करते हैं तो बिहाइंड द सीन वो एरे इस एनडी एरे क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ए ऑब्जेक्ट हो गया उस एनडी एरे क्लास का। अब उस पर डॉट लगाकर ये सारे एट्रीब्यूट जो उस एनडी एरे के कंस्ट्रक्टर में लिखे हुए हैं, ये यहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब ये मेथड मुझे चलाना है, ये मेथड इस एनडी एरे क्लास का। तो किसी भी क्लास का मेथड कॉल करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ए क्या है, उस एनडी एरे क्लास का ऑब्जेक्ट ही होता है। तो ए डॉट यहां कर दिया मैंने फ्लैटन। तो फ्लैटन नाम का मेथड है
एनडी एरे के अंदर। अब ये सारे एलिमेंट क्या हो गए आपके, फ्लैटन हो गए, मतलब वन डी एरे के अंदर कन्वर्ट होकर आ गए। तो इस तरह से नंपाई पे जब भी आप काम कर रहे होंगे, इन्हीं चारों में से कोई एक स्टाइल आपको सामने लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि आप जो लिख रहे हैं या लिखा हुआ देख रहे हैं वो एक्चुअल में नंपाई का फंक्शन है कि नंपाई का एट्रीब्यूट है, या एनडी एरे का मेथड है, या एनडी एरे का एट्रीब्यूट है। फंक्शन शब्द हमेशा किसी मॉड्यूल से बिलोंग कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। ऑब्जेक्ट से जो बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं, मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई। तो अब हमारे पास फ्लैटन नाम का मेथड है। फ्लैटन मेथड से इस काम को किया जा सकता है जो काम हम नंपाई फंक्शन से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लैटन नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस नाम का क्या होता है, हमारे पास मेथड होता है। और ये मेथड आपको ऑप्शन देता है ऑर्डर का। यहां पर आप ऑर्डर लिख सकते हैं, सी या एफ। डेटा बदल जाएगा। अगर आप एफ लिख रहे हैं तो पहले ये ऐसे फ्लैटन होगा, 2 8 6 3 3 9, फिर 4 2 8 5 ऐसे करके। और अगर आप एफ की जगह यहाँ पे सी लिखेंगे तो अब ये ऐसे फ्लैटन हो रहा होगा, इस तरह से 2 4 8 2 4। तो मैं अपने वाले के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फ्लैटन मेथड के अंदर आप अपना ऑर्डर अपना लिख सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर इस तरह से। फ्लैटन इज ए मेथड, इट इज नॉट ए फंक्शन। Flatten is a method that returns new 1D array from existing array। ठीक है, array डॉट फ्लैटन। ऑर्डर आप कुछ भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट ऑर्डर इसका क्या रहता है, हमारा सी रहता है। अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके लिए numpy फंक्शन भी आता है और एनडी एरे मेथड भी आता है। आपके पास चॉइस होगी, आप कैसे भी कर सकते हो। क्या मैंने बोला, मैं करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एरे है, मान लो ये ए नाम का एरे है। अब मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम करके मुझे लेकर आना है। तो हर एलिमेंट का सम करके लेकर आओ। तो ऐसा करने के लिए मेरे पास नंपाई फंक्शन है, तो np डॉट सम, और इसमें मैंने एरे पास कर दिया, रिजल्ट आ गया 192। ठीक है। ऐसा करने के लिए मेरे पास एनडी एरे का मेथड भी है। अगर बताओ सम नाम का मेथड भी होता है तो कैसे कॉल होगा फिर? अब ए डॉट सम। अब आर्गुमेंट में देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस एरे पर हम सम कॉल कर रहे हैं उसी पे काम करना है, अलग से कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये लो। तो अब अगला इनपुट आपको अपने ब्रेन को ये देना है कि नंपाई फंक्शन होते हैं, नंपाई एनडी एरे मेथड भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, कोई ऑपरेशन ऐसा है जो नंपाई फंक्शन से भी कर सकते हो, लाइक दिस। और सेम ऑपरेशन चाहो तो आप एनडी एरे के मेथड से भी कर सकते हो। तो अक्सर हमारे ब्रेन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मतलब एक तो करने वाले को मेहनत लग रही है और दूसरा पढ़ने वाले का टाइम लग रहा है, कि दो चीजें पढ़ना पड़ रहा है एक ही चीज के लिए। कोई एक ही बना देते तो क्या दिक्कत हो जाती, दो दो बनाकर क्या फायदा कर लिया। तो जो आंसर था वो ये था हमारा कि अगर कोई नंपाई फंक्शन है तो वो एरे के अलावा एरे लाइक जितने ऑब्जेक्ट पाइथन में होते हैं सब पे चलेगा। क्या मैं बोल रहा हूं? मैं लिखा np डॉट सम, लिस्ट पे भी चलेगा। 6 टपल पे भी चलेगा।
सेट पे नहीं चल रहा है ना, लिस्ट पे चल रहा है, टपल पे चल रहा है, इंडेक्स बेस्ड कोई भी डेटा टाइप पे चलेगा, रेंज पे भी चलना चाहिए। तो अगर कोई ऑपरेशन numpy फंक्शन से दिया गया है, तो जो पर्पस रहा होगा बनाने वाले का, वो ये रहा होगा कि वो चाहते होंगे कि आप एरे के अलावा जो बेसिक पाइथन के टाइप्स हैं, लिस्ट, टपल, रेंज, उन पे भी ऑपरेशन कर पाओ, क्योंकि पाइथन में तो ये बहुत लिमिटेड है। वैसे तो पाइथन में सम नाम का फंक्शन होता है इस काम को करने के लिए, लेकिन सम ही होता है, एवरेज नाम का तो कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पर देखो, np डॉट मीन, मीन फंक्शन से इस काम को आसानी से किया जा सकता है। अब अगर मैं सिर्फ लिस्ट लेके बैठा हूं, तो पाइथन में लिस्ट का सम फंक्शन चलता है, फिर डिवाइड बाई लेन करते हो तब निकलता है। अगर मैं नंपाई का मीन यूज करता हूं, तो ये डायरेक्ट लिस्ट का एवरेज निकाल कर मुझे दे देगा। अब इस काम को आप चाहो तो एरे डॉट मीन से भी कर सकते हो। एरे में जो एलिमेंट होंगे, इनका मीन आ गया। और आप चाहो तो नंपाई डॉट मीन से भी करो। ठीक है, तो समझ में आ गया पॉइंट कि नंपाई की जो टर्मिनोलॉजी है, वो हमारा कैसे हम यूज करते हैं। चलो अब सम फंक्शन को दोबारा पकड़ते हैं और इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मीडियन एक एग्जाम्पल हो गया कि जो मीडियन है वो सिर्फ फंक्शन है, मीडियन नाम का मेथड नहीं है। तो मीडियन सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है, एरे का मेथड नहीं है, एरर आ जाएगी। चलो, तो दो एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल गए। मैं छोटा सा अगर एक टेबल टाइप से बनाकर समझाने की कोशिश करूं, तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया मेथड, ऑपरेशन। प्लेटन फंक्शन नहीं होता, सिर्फ मेथड होता है। मीडियन सिर्फ फंक्शन होता है, इस नाम से कोई मेथड नहीं है। लेकिन मीन, सम, ये दोनों होते हैं। तो 90% ये वाले मिलेंगे, 90% ऑपरेशन दोनों से हो जाते हैं। एक्सेप्शनली कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिनको सिर्फ फंक्शन से कर सकते हो, उनका कोई मेथड नहीं है, या वाइस वर्सा। चलो अब वापस आते हैं और सम, मीडियन, मीन फंक्शन को दोबारा समझेंगे। तो जब मैं किसी भी एरे के साथ चलता हूं और मैं फंक्शन लेके चल रहा हूं, है ना, तो सम फंक्शन बाय डिफॉल्ट इस एरे के सारे एलिमेंट का सम निकाल कर दे देता है। लेकिन अगर आपका पास किया गया एरे 2D एरे है, तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी और मिली हुई है। वो ये कि आप हर रो का अलग अलग सम निकाल सकते हैं। डेट मीन्स इसका सम अलग कर लो, 2 और 4 6, 14 16 20 25, इस रो का अलग, इस रो का अलग। तो हर रो का अलग अलग सम भी आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करना चाहते हो, इमेजिन करो कि ऐसा करके क्या हासिल होना है। मेरे पास किसी स्टूडेंट की मार्कशीट है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पहले वाले स्टूडेंट के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कुछ मार्क्स आए, दूसरे वाले स्टूडेंट के कुछ मार्क्स आए, तीसरे वाले स्टूडेंट के कुछ मार्क्स आए।
अब मैंने कहा तीनों के टोटल मार्क्स तो बताओ कि फिजिक्स में केमिस्ट्री मिला के कितने आए। तो मिला के कितने, मतलब इन तीनों को जोड़ना ही तो है मुझे, इन तीनों को जोड़ना ही तो है। अब सोचो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेटा को पहले नंपाई मैट्रिक्स में ले आऊंगा, ले ही आऊंगा है ना। उसके बाद अब मैं जो सीख रहा हूं उससे मैं इस काम को कर सकता हूं। हर रो का आप अलग अलग सम निकालना चाहते हैं तो आप हर रो का अलग अलग सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सम फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट तो आपका एरे हो गया, जिस एरे पर आप ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, कॉमा लगाकर सेकंड आर्गुमेंट यहां पे लिखेंगे एक्सिस, एक्सिस इक्वल टू 1। अगर आप रो वाइज सम चाहते हैं तो यानी कि 1 2 3 4 5 छ, छह सम आएंगे। अब छह सम को वो फिर से एक एरे में रख कर देगा हमारा, 1 2 3 4 5 6। ये पहली वाली रो का सम है, ये दूसरी वाली रो का सम है, ये तीसरी वाली का, ये चौथे वाले का, ये पांचवें, ये छठे वाले का। ठीक है, अब सिचुएशन चेंज करते हैं। सिचुएशन ये है कि मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। सेल्स का डेटा है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। प्रोडक्ट 1 की जो सेल हुई 1 तारीख को वो इतनी हुई, प्रोडक्ट 2 की इतनी हुई, 3 की इतनी हुई, 4 की इतनी हुई। 2 तारीख को, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे करके यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं ये पता करना चाहता हूँ हर प्रोडक्ट की पूरी सेल कितनी हुई, हर प्रोडक्ट की। क्या इस बार ऐसे जोड़ोगे, कोई सेंस नहीं है। इस बार ऐसे जोड़ो, ये ऐसे करके जैसे एक्सेल में चलता है ना, इस तरह से जोड़ो। तो आपको क्या आएगी, कॉलम वाइज आपको सम चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का अगर कॉलम वाइज सम आपको चाहिए तो एक्सेस इक्वल टू 0। तो अब इसमें कितने कॉलम है, 6। तो हर कॉलम का सम आ जाएगा, किसी एक को चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10, 6 16, 3 19, 22 और 9 31। तो पहले वाले का 31 आना चाहिए, बाकी अपना देख लेना। तो कॉलम वाइज इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब सोचो जो पाइथन में हमने सम फंक्शन पढ़ा था उसमें ये फीचर थोड़ी है ना। पाइथन का सम फंक्शन इस काम को नहीं कर सकता, तो यहां पर हमारे पास फीचर काफी ज्यादा कर दिए गए हैं। तो सम फंक्शन इस तरह से अगर बंडी एरे पे काम कर रहा है तो फिर एक्सेस वाला पॉइंट खत्म हो गया। बंडी एरे में तो जितने एलिमेंट हैं सबका सम करके देगा ही देगा आपको, है ना। और अगर 2D एरे पे काम कर रहे हो तो उसके 3 फ्लेवर हो गए। पहला, पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम दे दो, हर रो का अलग अलग सम दे दो। और हर कॉलम का अलग अलग आप सम ले सकते हो। ऐसे ही अपने आप करके देखो, मीन, पूरी मैट्रिक्स का मीन निकलेगा, हर रो का अलग अलग मीन निकलेगा, हर कॉलम का अलग अलग मीन निकलेगा। देखो चल रहा है क्या। पाइथन वाला सम, उसमें आर्गुमेंट चल रहा है हमारा एक्सेस। अब पूरे उसका फिर नहीं देगा, फिर रो का नहीं, मतलब कस्टमाइजेशन बहुत कम है उसमें, है ना। मतलब ठीक है, कोई एक
ऑपरेशन वो करके दे रहा है कॉलम वाइज वाला। ठीक है, यहाँ कस्टमाइजेशन थोड़ा बेटर है। तो मैं टाइम बचाने के लिए सीधा यहाँ पर सम की जगह मेन फंक्शन ले देता हूँ। सेम मैनर में आप उसको अपना समझ लेंगे। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये पूरी मैट्रिक्स का सम हो गया, ये हर रो का अलग अलग मीन, सॉरी मीन हो गया, और ये हर कॉलम का अपना अपना मीन हो गया। सब पे करेगा। एक्सेस की वैल्यू फिर 0 1 2 ऐसे देनी पड़ेंगे। है जी। क्या चीज? तो इंडिविजुअल कॉलम का ही तो निकल कर आया है इससे। ये जो है इंडिविजुअल कॉलम का ही तो है। कर सकते हो, स्लाइसिंग करो। स्लाइसिंग से पहले वो आप अपना कॉलम फिल्टर करो जिनका सम निकालना चाहते हो। मान लो आप चाहते हो बस इन तीन का निकले। पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इस मैट्रिक्स को स्लाइस करके इस फॉर्म में लाना होगा, फिर उस पर सम चला सकते हो। मोड का दूसरा तरीका डायरेक्ट मोड फंक्शन नहीं है। तो अब पहला पॉइंट, यहां पर जो मीन है ये बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नंपाई में नहीं चलते। उसके लिए अभी भी आपको स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा। दूसरा, वहां मोड निकालने का डायरेक्ट फंक्शन था, यहां मोड निकालने का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। यहां पर कोई दूसरा फंक्शन है, लेकिन वो काम हो जाएगा जो वहां पर मोड करता था। कैसे होगा वो भी करा देंगे। इसी तरह से मिन मैक्स फंक्शन होते हैं। मिन और मैक्स फंक्शन चला के देखो। मिन फंक्शन क्या करता है? पूरी मैट्रिक्स में सबसे छोटा एलिमेंट ला कर देगा। मिन हर रो में सबसे छोटा एलिमेंट, हर कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट। तो पूरी मैट्रिक्स का सबसे छोटा एलिमेंट, हर रो में सबसे छोटा कौन है, हर कॉलम में सबसे छोटा कौन है। तो मेन फंक्शन इस तरह से हमारा काम करता है। जिस तरह से मेन फंक्शन है उसी तरह से मैक्स फंक्शन भी है। अब पहले मैं एक बंडी एरे बनाता हूं। उस बंडी एरे में मैं आपको ऑपरेशन करके दिखाता हूं। उसके बाद फिर 2D पे करके दिखाऊंगा भाई ऑपरेशन। मैंने एक बंडी एरे बनाया। इस बंडी एरे में कुछ रैंडम एलिमेंट मैं 1 से लेकर 10 के बीच में ले आया। मिन फंक्शन किसी भी एरे में
सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है वो ला कर देता है। एरे चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है argmin। argmin फंक्शन दिए गए एरे में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पर मिला है वो इंडेक्स ला कर देगा। रादर देन एलिमेंट, उस एलिमेंट का इंडेक्स ला कर देगा। तो अगर मैं देखूं तो सबसे छोटा एलिमेंट मुझे ये लग रहा है, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर 5 आना चाहिए। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास 2D एरे होता रादर देन 1D एरे, 2D एरे अगर मेरे पास होता तो फिर आंसर कैसे आता। हमने कहा चलो देख लेते हैं इसको भी। तो यहां पर कोई 2D एरे बना लेते हैं। मान लो 3x4 का बना दिया। और सेम कहानी यहां लिख दी। अभी बताओ argmin इस बार 2D एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कैसे ढूंढेगा। इंडेक्स कहां से ला के देगा। इसका इंडेक्स 0 होगा क्या। ऐसे मानेगा 0 0, या 0 कैसे करेगा। सिर्फ 0 देगा लाके, 0 0 आकर देना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। जबकि हम सोच रहे हैं 0 0 आना चाहिए था, क्योंकि मैट्रिक्स में तो रो कॉलम का इंटरसेक्शन होता है ना किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब एआरजी मिन क्या कह रहा है कि अगर मैं 2D एरे पे अप्लाई किया जाऊंगा तो पहले मैं फ्लैटन करूंगा, फिर उस फ्लैटन जो एरे बना उस पर एआरजी मिन चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस बात को सीखना था, इसलिए मैंने पहले 1D एरे पे कराया, फिर मैंने 2D पे कराया। तो एआरजी मिन किसी भी डायमेंशन के एरे पे चलाओ, 1 2 3 4 5, वो हमारा पहले जो भी एरे है उसको फ्लैटन करेगा इंटरनली, आपको फ्लैटन एरे नहीं देगा। और उस फ्लैटन एरे पर फिर हमारा जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पर है वो हमारा यूज करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लैटन करेगा वो रो मेजर ऑर्डर स्टाइल में फ्लैटन करेगा और उसके हिसाब से आंसर लाकर देगा। लेकिन अगर आप एआरजी को मैट्रिक्स के साथ यूज करते हो और साथ में आपने एक्सिस लगा रखी है कि भाई एक्सिस इक्वल टू 1, तो फिर तो ये कह रहे हैं कि हर रो में सबसे छोटा एलिमेंट किस इंडेक्स पर है, वो ला कर दे दो। तो इस रो का सबसे छोटा एलिमेंट कहां पर है। सर 0 पे भी है और 2 पर भी है, तो फर्स्ट अकरेंस ला कर देगा। ठीक है, तो अगर एआरजी में हमारा इंडेक्स ला कर देता है सबसे छोटे एलिमेंट का और दो जगह पर छोटा एलिमेंट है तो फर्स्ट अकरेंस वाला लाकर देगा। इस वाले का लाकर देगा 0 1 2, इस वाले का बनी है क्योंकि 1 इंडेक्स पर ही है। तो इस तरह से जब आप एआरजी मिन को यूज करोगे तो हमेशा ये आंसर सही नहीं है कि वो हमारा एरे को फ्लैटन करता है फिर हमारा मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स ला कर देगा। बल्कि ये आंसर तब सही है जब आप एआरजी मिन में एक्सेस आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सेस पास कर रहे हो तो हर एक्सेस के लिए हमारा मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स लाकर अलग अलग दिया जाएगा। कर सकते हैं, उसका अलग फंक्शन होगा। एआरजी मिन में ये फीचर नहीं है कि आप किसी भी एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो आप सबके इंडेक्स लाकर दे दो। ये फर्स्ट अकरेंस का लाकर देगा, सबके लाकर देने के लिए दूसरा फंक्शन है। तो दो क्वेश्चन हो गए पेंडिंग। पहला मोड नहीं निकला, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, और दूसरा
जो इनका क्वेश्चन था कि सबके निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो अब मैं बस किसी एक के साथ बात खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इसी तरह से। अच्छा खुद ही बताओ, अगर मैं कुछ ना लिखूं तो अगला क्या होना चाहिए इसी तरह से। ए आर जी मैक्स भी होना चाहिए, कि मैक्स एलिमेंट का इंडेक्स ला कर दे दो। ठीक है, तो ए आर जी मैक्स, ए आर जी मैक्स विद एक्सेस। अब आउटपुट अपने आप इंटरप्रेट कर ही लोगे क्या आ रहा होगा ये। एरे को सॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे पाइथन में सॉर्टेड फंक्शन होता था, यहाँ पर सीधा सॉर्ट नाम का फंक्शन है, मेथड भी होता है, दोनों से काम कर सकते हो। अब सर, सॉर्ट फंक्शन में अगर मैं वन डी एरे दे दूं तब तो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। लेकिन अगर मैं टू डी एरे दूंगा तो फिर क्या करेगा। हो सकता है फिर से क्या करे, इंटरनली फ्लैटन करे, और मुझे फ्लैटन ही एरे वापस करे। यानी कि सॉर्ट, देयर में भी चांस कि आपसे टू डी थ्री डी ले तो लेगा आर्गुमेंट में, लेकिन वापस आपको फ्लैटन करके ही देगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो रहा है। सॉर्ट हमने ये पास करा, पहले पुराना वाला ये देखते हैं क्या हो रहा है। 1419, क्या कर दिया इसने, 1149। ये था 9439, 3499। इसका मतलब रो वाइज कर रहा है ना, ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है हमारा, रो वाइज काम कर रहा है। तो सॉर्ट अगर टू डी अरे पे चल रहे हैं तो ये हमारा रो वाइज काम कर रहा है। एक्सेस इक्वल टू जीरो कर दें तो कॉलम वाइज आ गया। एक्सेस इक्वल टू वन कर दें तो रो वाइज चल रहा है। एक्सेस इक्वल टू नन कर दें तो आपका फ्लैटन करके दे देता है। बाकी जितने फंक्शन थे, मिन, मैक्स, सम, ए आर जी मिन, ए आर जी मैक्स, उन सब में एक्सिस की डिफॉल्ट वैल्यू नन होती थी। एक्सिस की डिफॉल्ट वैल्यू हमारा यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर आपको एक्सिस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिली है वन। अगर आप चाहते हो कि सॉर्टिंग होकर हमारा फ्लैटन एरे मिले तो एक्सिस इक्वल टू क्या दे सकते हो, नन यहाँ पर दे सकते हो। तो तीनों तरह से काम करेगा। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ध्यान रखना। ये आपका हो गया कॉलम वाइज, ये हो गया रो वाइज, और यहाँ पर ये डिफॉल्ट है, और ये फ्लैटन करके देगा। अब एक पॉइंट जो शायद मुझसे मिस हो गया, पता नहीं पढ़ा ही नहीं पढ़ा, एक बार बताना आप मुझे। ये बताया गया था एरे म्यूटेबल होते हैं। मुझे क्या करना है, किसी वनडी एरे की वैल्यू बदलना तो सिखा दिया गया था, लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू अगर बदलना चाहूं तो शायद शायद हमने नहीं सीखा था। मान लो मैं चाहता हूं सर इसको बदल दो, तो अब इसको बदल दो तो कैसे बदलोगे। एरे के साथ सबसे पहले
स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रो का इंडेक्स। रो कौन सी है ये? इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो 1। उसके बाद इसके साथ एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और लगाओगे, और दूसरा वाला सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर किसका होगा? हमारा कॉलम के इंडेक्स का। कॉलम इंडेक्स का निकलेगा 2। अगर मैं सिर्फ रन करा दूं तो वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं वैल्यू देखने की बजाय वैल्यू चेंज करना चाहता हूं तो कर भी सकता हूं। अभी कर देंगे। ये जो स्टाइल है, ये लीगेसी स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल है, जो सी, पाइथन, जावा लैंग्वेज में चलती आ रही थी। नंपाई मैट्रिक्स में उन्होंने क्या करा? दो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाने में जो आपका टाइम लगेगा उसको बचा लिया, और उन्होंने कहा एक ही सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ले लो, इसी में दोनों चीजें लिख दो। पहले रो का इंडेक्स, कॉमा लगा के कॉलम का इंडेक्स। ये फैसिलिटी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो पाइथन का लिस्ट वाला टॉपिक है उसमें नहीं चलेगी। पाइथन की लिस्ट में ये चल जाएगा अगर नेस्टेड लिस्ट है तो, बट ये नहीं चलेगा। इससे थोड़ा सा कोड लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो, एक बार लिखोगे तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है, 1-2 सेकंड का फर्क पड़ा। लेकिन अगर ऐसा ही कोड मुझे 100 बार लिखना पड़ जाए तो भाई ये फर्क काफी हो जाएगा लास्ट में जाके। अब अगर चेंज करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं। तो मैं आगे थ्रू आउट पाइथन प्रोग्रामिंग जब भी नमपाई मैट्रिक्स यूज होगी तो मैं रो कॉलम पे जाने के लिए इस वाले नोटेशन का यूज करूंगा रादर देन इस वाले का, क्योंकि आगे आपको यही मिलने वाला है। चेंज करना है तो चेंज कर दो। मेन फंक्शन हो गया। तो मेन नाम से ये अर्थमेटिक मीन निकालता है, इस नाम से फंक्शन भी है और इस नाम से मेथड भी है। ठीक है। एक्सेस 0 आने पर हर कॉलम का निकालेगा, 1 आने पर हर रो का निकालेगा। ठीक। सम फंक्शन दोनों तरह से काम करता है, सेम कहानी है। सेम मैनर में मिन, सेम में मैक्स। समझ में आ गया? मीडियन सिर्फ फंक्शन है, मीडियन नाम से कोई मेथड हमारा नहीं होता। ए आर जी मैक्स पोजीशन वापस करता है, रिटर्न्स पोजीशन या इंडेक्स ऑफ मैक्स वैल्यू इन एरे। ठीक है। इफ मैक्स वैल्यू इज प्रेजेंट एट मल्टीपल इंडेक्सेस, रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ओनली। रिटर्न करता है सिर्फ फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स। ठीक है। अगर 2D एरे के साथ इसका यूज किया जाए तो पहले क्या करता है? ये फ्लैटन करता है, और फ्लैटन करने के बाद फिर आपका पूरे मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है उसका इंडेक्स ला कर देगा। और अगर आप एक्सेस आर्गुमेंट यूज करते हैं तो हर रो का, हर कॉलम का अलग अलग भी दे सकता है। एआरजी मिन फंक्शन सेम मैनर। अब मान लीजिए वापस से मैं इस वाले पॉइंट पर आ जाता हूं। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं इस एरे का मैक्स एलिमेंट बताओ, तो आप बता दोगे मुझे np डॉट मैक्स। आप मुझसे कहो कि जो मैक्स एलिमेंट है उसका इंडेक्स बताओ, तो यहां पर कुछ अब हमें वर्क अराउंड जैसा करना पड़ेगा। देखो, तो यहां लिखा मैंने ए आर जी मैक्स ऑफ ए, 8 बता रहा है, जबकि देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे भी है और 9 पे भी है, दोनों भी मैक्स है। सेम कहानी मिन के साथ थी। तो अब हमारे पास एक फंक्शन है np डॉट वेयर। वेयर फंक्शन क्या कहता है? आप मुझे एरे दो, और इस एरे में किस वैल्यू का इंडेक्स निकालना है वो मुझे बताओ। हमने कहा 9 का निकाल दो। तब ये जितने इंडेक्स पर है हर इंडेक्स पर लाकर आपको
दे देगा। एरर क्यों आ रही है? ओके, कंडीशन के साथ देना है। एरे इज इक्वल टू 9, कंडीशन के साथ देना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं। तो वेयर में कंडीशन देनी है। तो एरे का एलिमेंट किसके बराबर हो? 9 के बराबर हो। 8th इंडेक्स पर है और 9th इंडेक्स पर है। अब आप बोलोगे सर ऐसे हमें क्या पता पहले से कि एरे में बड़ी वैल्यू क्या है? तो अब बताओ क्या कर सकते हो। तो एक तरीका तो यही है जो ये कह रहे हैं, दूसरा तरीका है ताजा ताजा इसमें निकाल लो मैक्स। तो पहले मैक्स निकाल लो, और जो मैक्स आए उससे कंपेयर कर दो एरे को। ये लो। और चाहो तो इसको अलग से एक वेरिएबल में स्टोर कर लो पहले, फिर वो वेरिएबल ए के बराबर लिख दो कंपेयर करके। वो भी कर सकते हो। ऐसे ही एआरजी मिन वाला भी समझ में आ गया कि अगर कोई एलिमेंट मिनिमम कई बार आ रहा है तो कैसे निकाल सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम छोड़ो, अब कोई भी एलिमेंट कितनी बार आता है, किस किस इंडेक्स पर आता है, सबका आंसर मिल जाएगा हमारे लिए। यहां पर कंपैरिजन आप इक्वल नहीं कोई सा भी कर सकते हो। मान लो मैं आपसे कहूं मुझे सारे से इवन एलिमेंट ला कर दो। इवन एलिमेंट ला कर नहीं दो, इवन एलिमेंट का इंडेक्स ला कर दो। इवन एलिमेंट का इंडेक्स। तो एनपी डॉट वेयर ए रिमाइंडर टू इक्वल टू 0। तो ये आपके, ये मत कहना इवन एलिमेंट है। इवन एलिमेंट के इंडेक्सेस हैं। तो 0 इंडेक्स पर एक इवन एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पर इवन है, सेकंड पर इवन है, थर्ड पर इवन है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पर इवन है, बाकी सब जगह ऑड है। अब आप मुझसे बोलोगे नहीं सर मुझे तो इवन एलिमेंट ही चाहिए। तो बुलियन स्लाइसिंग ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अच्छा आपको याद आ गई। तो ऐसे करके कर सकते हो, और शायद सेम प्रोग्राम मैंने बना के दिखाया था। तो वेयर फंक्शन हमेशा इंडेक्स वापस करेगा। किन एलिमेंट के इंडेक्स वापस करेगा? आपको एक कंडीशन देनी है वेयर में। वो कंडीशन जहां जहां पर मैच हो रही है, जिस जिस एलिमेंट पर मैच हो रही है, उस एलिमेंट के इंडेक्स को लाकर दे देगा। अब मोड वाला पॉइंट, कि numpy मोड कैसे निकालेंगे। तो अब जैसे मान लो यही ए वाला एरे है मेरे पास, अब इसका मोड निकालना है। तो बताओ मोड कौन है इसका? 3 भी तो है, देखो 2 बार आया है। 6 भी है। तो अब तीनों ही एप्लीकेबल है मोड के लिए, तो ठीक है। तो अब अगर हम numpy में ये पूछना चाहें, तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है। क्या नाम है उसका? यूनिक। अब आप बोलोगे यूनिक फंक्शन कैसे काम करेगा, चलो देखते हैं ट्रिक लगाकर। तो यूनिक फंक्शन क्या करता है, हमसे एरे मांगता है, और हमें इस एरे के अंदर जो यूनिक एलिमेंट है वो ला कर दे देगा। तो एरे में 2 है 3 है 4 है 6 है 7 है 8 है 9 है। तो कोई भी एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एलिमेंट
क्या क्या है सिर्फ वो ला कर दे रहा है। अब अगर मैं इससे ये कहूं कि भाई मुझे ये भी बता दो कि कौन कितनी बार है, इसने बता दिया कि आपके एरे में टू है, लेकिन ये नहीं बताया कि टू कितनी बार आता है। तो मैं यूनिक से ये भी कह सकता हूं कि साथ में मुझे क्या बता देना, काउंट भी बता देना। कोई आर्गुमेंट आएगा इसमें? रिटर्न काउंट। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या चल रही है, फॉल्स। इसकी वैल्यू क्या कर दो। अब ये हमें दो एरे वापस करता है इस बार। पहला एरे यूनिक एलिमेंट, दूसरा एरे उसकी अकरेंसेस। तो अब थ्री टू टाइम्स है, इसी तरह से ये सिक्स टू टाइम्स है, एट एक बार आया है, नाइन टू टाइम्स है। अब इसमें लॉजिक ये लगा सकते हो कि भाई इस वाले एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी मान लो कहीं, फॉर एग्जांपल कहीं थ्री होती, तो अब वो जो थ्री है वो किस इंडेक्स पर है, उसी इंडेक्स पर इस एरे में कौन सा एलिमेंट है वो आप फैच करके ले आओ, वही क्या निकलेगा आपका, मोड निकलेगा। इसके अंदर आप क्या लगाओ, मैक्स वैल्यू निकालो। मैक्स निकालने के बाद फिर ARG मैक्स निकाल लो। मैक्स वैल्यू के इंडेक्स आ जाएंगे ये और ये। अब उन इंडेक्स पर इस वाले एरे में कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो फैच कर लो, वही क्या हो गया आपका, मोड हो गया। कुल मिलाकर बेटर सजेशन तो मैं ये दूंगा, स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी का मोड फंक्शन यूज कर लो। इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हो जाएगा तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। चलो ऑपरेशंस और देखो। सेट वाले ऑपरेशन भी एरे में होते हैं, तो सेट वाले कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे उनको देखते हैं। तो मैं दो एरे बना रहा हूं। तो सेट ऑपरेशन को आप सेट की नजर से पढ़ोगे तो बोझ लगेगा, सेट को आप व्हाट्सएप के नजरिए से पढ़ो। मान लो ये व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, ये व्हाट्सएप का दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में कोई एक मेंबर ऐड है जिसका मोबाइल नंबर है 10, दूसरे का मोबाइल नंबर है 20, तीसरे का 30। आप रियल नंबर लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है, लिखने में टाइम लगेगा बस। अब मेरे पास दो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं। अब मुझे क्या पता करना है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। आंखों से देख के लग रहा है 30 वाला। अब इसको आप व्हाट्सएप की जगह साइट में ले आओ। मेरे पास दो ग्रुप हैं, दो साइट हैं। अब मुझे ये पता करना है दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। शब्द बदल दिए बस। एक तरफ आप कह रहे हो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि वो कौन कौन से मेंबर है जो दोनों के अंदर आते हैं। बात तो एक ही है हमारा। तो अब कैसे निकालेंगे इस काम को, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता था तो यहां पर हमारे पास np डॉट इंटरसेक्शन बंडी नाम से एक फंक्शन होता है। इसके अंदर आप क्या पास करो, आप अपने दो एरे पास कर दो, मतलब दो ग्रुप पास कर दो। ये लो, तो ये वो मेंबर है जो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया ग्रुप क्रिएट करना है जिसमें दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। अब मुझे कोई इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी होती है तो दोनों ग्रुप में अलग अलग पोस्ट करनी होती है। अब मैं चाहता हूं दोनों को मिलाकर एक नया ग्रुप बना दो, एक बार में इंफॉर्मेशन सबको मिल जाए। तो अब सेट थ्योरी के हिसाब से यूनियन, यूनियन क्या करता है, दो सेट को मिलाकर एक नया सेट बना देता है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएगा। तो np डॉट यूनियन वन डे।
ये लो, ध्यान रखना, डुप्लीकेसी फिल्टर हो जाएगी इसमें। सेट थ्योरी के ऑपरेशन में हम जानते हैं पाइथन के सेट में यूनिक एलिमेंट होते थे। एरे में ऐसा रूल नहीं है, लेकिन जब एरे के साथ सेट थ्योरी के ऑपरेशन चलेंगे तो बिहाइंड द सीन ये रूल चलेगा। 30 एक बार आया, ये मत कहना कि कंबाइन होकर 30 दो बार आना चाहिए था। अगला है सेट डिफरेंस। बताओ क्या करता होगा अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज करके। जो दोनों में कॉमन है वो हटा देगा, कहां से? पहले वाले में से। दोनों में कॉमन 30 है। अब हटा देगा 30, कहां से हटा देगा? यहां से हटा देगा कि यहां से, कि दोनों से? पहले वाले एरे में से। जो आर्गुमेंट वहां आपने पहले रखा वहां से हटा देगा। तो अब ऐसा करने के बाद जो जीवन है उसकी एक कॉपी बनकर मुझे मिलेगी, एक नया ग्रुप बनेगा। उसमें सिर्फ 20-30 होंगे, सॉरी 10-20 होंगे। जो कॉमन वाला था वो हटा दिया। और अगर इसको ऐसे कर दें, यहाँ G2 और यहाँ G1, तो 40-50 आना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने में। रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब है जैसे ये आप हो, आपने मूवी देख रखी है M1, M2, M3, और ये आपका दोस्त है। आपके दोस्त ने मूवी देख रखी है M1, M2। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे आपके दोस्त को एक मूवी रिकमेंड करनी है। तो M1 M2 तो आपने भी देख रखी है, उसने भी देख रखी है। तो कौन सी करनी होगी मुझे? M3 करनी होगी। अब इसका अगर मैं M1 M2 चलो लिख लिया, मैं जानता ही नहीं हूं, तो कैसे करोगे? इसने जो मूवी देखी है वो, माइनस इसने जो मूवी देखी है वो। तो अब कौन सी हट जाएंगी? जो दोनों में कॉमन थी वो हट जाएंगी, सिर्फ कौन सी बची हमारी? M3। अब ये इसको रिकमेंड कर दो। तो आगे जाके आपका कोर्स अगर मशीन लर्निंग है तो रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना आपको सिखाऊंगा। तो सेम ऑपरेशन आज आप पढ़ रहे हो, सेम ऑपरेशन उस दिन पढ़ेंगे जिस दिन हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना सीखेंगे, है ना? तो अब एक और ऑपरेशन है हमारा जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है? सिमेट्रिक डिफरेंस जो दोनों के अंदर यूनिक एलिमेंट है उनको कंबाइन कर देता है। कॉमन एलिमेंट दोनों से हट जाएंगे और यूनिक एलिमेंट जो दोनों के अंदर थे वो हमारा एक नए सेट के अंदर आपके आ जाएंगे। तो जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उन यूनिक एलिमेंट का काइंड ऑफ यूनियन हो गया। यूनियन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। कॉनकैटिनेट ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। लेकिन कॉनकैटिनेट उस दिन आपने करवा लिया था, लेकिन आज उसका सही दिन था। चलो, मैं आपको आज के नजरिए से कॉनकैटिनेट को दोबारा पढ़ा रहा हूँ।
ये देखो भाई, दो एरे मेरे पास ए और बी। तो वन डी एरे पे तो आपने सीख ही लिया था, टू डी एरे पे सीखो। तो टू डी एरे में जब कॉन्कैटिनेट यूज होता है, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूं तो क्या करेगा इस बार? वन डी एरे होते तो दोनों को मिला देता, पहले वाले के बाद दूसरे वाले का एलिमेंट ऐड कर देता। तो अब यहां पर आपको पास करना होगा एक्सेस वाला आर्गुमेंट। एक्सेस जीरो, अगर आप हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। जितने भी एरे हैं आप उसे लिस्ट या टपल में पास करेंगे। एक्सेस जीरो, अगर आप इस तरह से रो वाइज अपेंड करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल अपेंड करना चाहते हैं। वर्टिकली, वर्टिकली मतलब नए कॉलम बढ़ जाएं, तो ये आपका। इसमें आपकी रोज ऐड हो गई, इसमें आपके कॉलम ऐड हो गए। तो जो दूसरा वाला एरे था वो आपके इधर वर्टिकल साइड पर ऐड हो गया। तो इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल, इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टली कॉन्कैट करना है तो एक्सिस जीरो, और वर्टिकली अगर आपको कॉन्कैट करना है तो एक्सिस इक्वल टू वन रखेंगे। और अगर आपने सर एक्सिस की वैल्यू कुछ बताई नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी जीरो चल रही है। और एक्सिस इक्वल टू अगर नन कर देंगे तो फ्लैटन करके कॉन्कैट कर देगा। है। हाँ, ये वाला पॉइंट फोकस करने वाला है। खेल बिगड़ जाएगा आपका अगर दोनों का साइज अलग अलग हुआ। चलो आपने पूछा तो एक बार करके देख लेते हैं। मान लो यहां पर मैंने एक कर दिया 3x4 और एक कर दिया 4x3। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेके बैठा हूं 3x4 वाली, एक दो तीन, अगर मैं हॉरिजॉन्टली इसमें ऐड करूंगा ऐसे करके, ठीक है, तो अब इसमें ये वाला कॉलम कहां से आएगा? ये तो है ही नहीं, तो एरर आएगी। तो सर ऐसे तो मान लो आप वर्टिकली ऐड करेंगे तो ये वाली चीज यहां उठा के लाओगे तो 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 7 यहाँ, तो फिर ये वाला 8 कहाँ जाएगा? तो सर ये तो इस समय फिर कहीं नहीं जाएगा। हमने कहा ऐसे ही लग रहा है कि अगर आप इसको इससे चलाओगे तो भी मना कर देना चाहिए। या देखते हैं, हो सकता है एलिमेंट को क्रॉप कर दे, हटा दे, इग्नोर कर दे, कॉन्केटिनेशन एरर आ रही है। नन करोगे तो चल जाएगा क्योंकि वो तो फ्लैटन करके ऐड करता है। तो numpy जैक डायरे सपोर्ट करता नहीं है, इसीलिए इतना पढ़ाने के बाद अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत चांस है आप फिर भी गलत आंसर देकर आओगे। देखो क्या मैं कह रहा हूं, ये 3/4 हो गया, ये 3/3 हो गया। रन नहीं कराऊंगा मैं, ऐसे ही देख कर बताओ, क्या ये दो मैट्रिसेस को किसी भी तरह से कॉन्कैट किया जा सकता है? साइज अलग अलग है। तो अब रन कराऊंगा तो शायद आपका ब्रेन कुछ सोच सकता होगा। अब अगर मैं
यहां पर हॉरिजॉन्टली करूंगा तो ये कहां से आएंगे, लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके आगे रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये 3 9 9 यहाँ आ जाएगा। 3 9 9, 9 9 1 8 1, यानी वर्टिकली इसको कर पाएंगे। तो ये या थोड़ी करोगे कि इतने पर ये आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन किसके कैसे चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं तो नहीं चलेगा। देखते हैं यहाँ पे चलता है क्या। ये चल गया। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अगर दोनों मैट्रिक्स का साइज अलग अलग है तो ऐसा नहीं है कि चल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल चलेगा कि वर्टिकल चलेगा। सेम साइज है तो दोनों ही चल जाएंगे, फिर उसमें इफ एंड बट नहीं है। साइज अलग अलग है आपका तो चेक करना पड़ेगा कि कौन से पे हमारा चल सकता है। जहां पर कुछ मिसमैच नहीं हो रहा होगा, कोई भी डेटा कम नहीं हो रहा होगा, तो फिर आपका चल जाएगा। चलो अभी कुछ ऑपरेशन है रह गए, आज उतने ही, कल मिलेंगे। कल इसको कंप्लीट कर देंगे नंपाई को। हो सकता है कल हम पांडास भी स्टार्ट कर दें, अपना टाइम बचेगा तो।